फ्लैट नंबर 18 की खौफनाक हकीकत यह कहानी है रौनक और उसकी पत्नी जूही की। रौनक मल्होत्रा, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर था, उसका हाल ही में प्रमोशन हुआ था और कंपनी की तरफ से उसे रहने के लिए एक नया फ्लैट अलॉट किया गया था। यह सफर लंबा था। पूरे 5 घंटे से गाड़ी लगातार चल रही थी। गाड़ी में बैठी जूही, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने बेहद थकी हुई आवाज में रौनक से कहा, और कितनी दूर जाना है? मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूं। पिछले 5 घंटे से हम सफर कर रहे हैं और 1 मिनट भी तुमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। रौनक ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने जूही को तसल्ली देते हुए कहा, अरे बस थोड़ी सी देर और। गूगल लोकेशन सिर्फ 5 किलोमीटर ही बता रहा है। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूं, मगर तुम भी तो मेरी बात को समझो। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। पीले रंग की वह एक सामान्य सी दिखने वाली इमारत थी, जिसे कंपनी ने अपने कर्मचारियों के रहने के लिए बनवाया था। गाड़ी की आवाज सुनते ही वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दौड़ता हुआ कार के पास आया। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाम साहब जी। सलाम, मैं रौनक मल्होत्रा, सिविल इंजीनियर हूं। मुझे यहां कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक फ्लैट अलॉट हुआ है। गार्ड ने तपाक से जवाब दिया। हाँ जी साहब, मैनेजर साहब ने बताया था। आपके लिए फ्लैट नंबर 18 साफ करवा दिया है। आप चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही जूही कार से नीचे उतरी और गार्ड की नजर उसके पेट पर पड़ी, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गया। यह देखकर रौनक चौंक गया। क्या हुआ? गार्ड के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं साहब। आप ऐसा कीजिए, मैडम जी को लेकर किसी होटल में चले जाइए। यहां से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा होटल है। आप 1-2 दिन वहां रुकिए, तब तक हम आपके लिए किसी और घर का इंतजाम कर देंगे। रौनक को उसका यह बर्ताव अजीब और गुस्सा दिलाने वाला लगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी तो बोल रहे थे कि फ्लैट नंबर 18 हमारे लिए तैयार है, और अब तुम ही बोल रहे हो कि हमारे लिए कहीं और घर का इंतजाम करोगे। तभी जूही ने थक कर कहा, क्या हुआ रौनक? कोई परेशानी है क्या? मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे जल्दी से घर के अंदर जाना है। रौनक ने गार्ड की बात को अनसुना करते हुए जूही से कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। उसने गार्ड को सामान लाने का इशारा किया और जूही को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गार्ड उन्हें जाते हुए देखता रहा। तभी उसकी निगाह तीसरी मंजिल के उसी फ्लैट नंबर 18 पर पड़ी, जहां की लाइट्स अपने आप अजीब तरीके से बंद चालू हो रही थीं। गार्ड का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। फ्लैट नंबर 18 में पहली रात जब रौनक और जूही फ्लैट के अंदर पहुंचे, तो घर काफी बड़ा और खूबसूरत था। जूही ने राहत की सांस लेते हुए कहा, फ्लैट तो अच्छी कंडीशन में है। मुझे लगा था नई जगह जाकर कैसा लगेगा, मगर यह तो हमारे पुराने वाले फ्लैट से भी अच्छा और बड़ा है। रौनक ने हंसते हुए कहा, अरे अब हमारा बच्चा आने वाला है, और उसके आने के पहले ही देखो, मेरा प्रमोशन भी तो हुआ है, तो फ्लैट भी तो बड़ा होगा ना। दोनों पूरा फ्लैट घूम घूम कर देख रहे थे। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके पीछे पीछे एक धुंधली सी परछाई भी चल रही थी, जिसके हाथों में एक गुड़िया थी, और वह उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक जूही की नींद खुली। उसे अपने बेड पर किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से उसके पेट पर हाथ सहला रहा है। जूही ने नींद में ही सोचा कि शायद रौनक है। उसने कहा, रौनक, ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे सोने दो ना। यह कहते हुए जैसे ही उसने उस हाथ को हटाया, जूही की चीख निकल गई। वह हाथ इंसानी नहीं था, वह बेहद खुरदुरा और आग की तरह गर्म था। गर्मी इतनी तेज थी कि जूही का हाथ जलने लगा। उसकी चीख सुनकर रौनक हड़बड़ाकर उठ बैठा। जूही! क्या हुआ? जूही हांफते हुए बोली, यहां कोई है? अभी अभी किसी का हाथ मेरे पेट पर था। रौनक ने कमरे में चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने जूही को समझाते हुए कहा, यहां तो कोई नहीं है जूही, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, शायद सफर की थकान की वजह से ऐसा लगा। जूही ने रोते हुए अपना हाथ आगे किया, कितनी भी थकान हो, ऐसा भ्रम नहीं हो सकता रौनक। ये देखो, मेरा हाथ भी जल गया। मगर जब रौनक ने उसका हाथ देखा तो वहां जलने का कोई निशान नहीं था, हाथ बिल्कुल नॉर्मल था। रौनक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, देखो, मैं कह रहा था ना कि कोई भ्रम हुआ है, नई जगह है, शायद इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही।
आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला देता हूं। रौनक ने जूही को गले से लगाकर सुला दिया, लेकिन उसी कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी वह रहस्यमयी परछाई अपनी गुड़िया को गोद में लिए अजीब सा लाड़ कर रही थी। काली बिल्ली और खौफनाक हादसा। अगले दिन सुबह रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर जूही के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसका दिमाग कल रात की घटना में ही उलझा था। रौनक ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ जूही, क्या सोच रही हो? जूही ने गंभीर होकर कहा, वह कल रात, मेरा यकीन करो रौनक, वहां कोई तो था। रौनक ने बात को हंसकर टाल दिया, फिर वही सब बेकार की बातें। अरे कहा ना, तुमने कोई खौफनाक ख्वाब देखा होगा। जूही ने रौनक को परेशान न करने के लिए एक झूठी मुस्कान दे दी, लेकिन उसके दिल को पता था कि वह कोई सपना नहीं था। रौनक के ऑफिस जाने के बाद जूही बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक काम वाली बाई खड़ी थी। जूही ने पूछा, तुम कौन हो? बाई ने जवाब दिया, मुझे नीचे वाले गार्ड ने भेजा है, वह बोल रहा था कि आपको घर के काम के लिए बाई चाहिए। जूही ने कहा, हाँ बाई तो चाहिए, मगर मुझे 24 घंटे के लिए कोई चाहिए। मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, ऐसे में मुझे पूरा दिन देखभाल की जरूरत है। यह सुनते ही बाई के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डरते हुए कहा, मेम साहब, क्या है ना, हम पूरे दिन इस घर में नहीं रह पाएंगे, और अगर सच कहें तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी इस घर को छोड़कर कहीं और रहने लग जाओ, वही आपके लिए सही है। क्योंकि इस घर में, वह अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। दोनों भाग कर किचन में गईं। वहां एक अजीब सी काली बिल्ली बैठी थी, जो अपनी चमकीली लाल लाल आंखों से उन दोनों को घूर रही थी। उस बिल्ली के अंदर एक अजीब सी हिंसक ऊर्जा थी। डर के मारे वह बाई तुरंत घर से बाहर भागी, मगर जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई, उसकी चीख निकल गई। वह काली बिल्ली पहले से ही लिफ्ट के अंदर बैठी थी। बाई के मुंह से निकला, अगो बाई, ये बिल्ली यहां कैसे आ गई? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बिल्ली का शरीर हवा में फैलने लगा और वह देखते ही देखते एक भयानक काले साए में बदल गई। वह साया जोर जोर से रोने लगा। उस रोने की आवाज इतनी डरावनी और उसकी तरंगें इतनी तेज थीं कि बाई के कानों के पर्दे फट गए। कानों से खून बहने लगा और देखते ही देखते उसकी नाक और मुंह से भी खून की धार फूट पड़ी। लिफ्ट के नीचे पहुंचने से पहले ही उस बाई की टढ़प टढ़प कर मौत हो गई। पूरी सोसाइटी में सनसनी फैल गई कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। खौफ का तांडव। शाम को जब रौनक घर लौटा तो उसने जूही को बेहद डरा हुआ और परेशान पाया। जूही सदमे में थी, क्योंकि वह बाई उससे मिलकर ही नीचे गई थी और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। रौनक ने जूही को संभालते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं जूही, मगर प्लीज तुम उदास मत रहो, यह हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जूही ने रोते हुए कहा, रौनक, जब से हम यहाँ आए हैं ना कोई मुसीबत सामने आ ही रही है। कुछ तो अलग है यहाँ, कुछ ऐसा जो बहुत गलत है, पर नजर नहीं आ पा रहा। रौनक ने बात बदलते हुए पूछा, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ये बताओ तुमने कुछ खाया? जूही ने ना में सिर हिला दिया। रौनक ने तुरंत मोबाइल से खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद दोनों रात को बालकनी में बैठे थे ताकि जूही का मूड ठीक हो सके। तभी अचानक हवा में एक बेहद सुरीली मगर डरावनी लोरी गूंजने लगी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूं बस मैं तुझे देखकर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। यह आवाज सुनते ही जूही चौंक गई। वह उठकर इधर उधर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। अजीब बात यह थी कि उस आवाज को सुनते ही उसके पेट में पल रहा बच्चा बहुत तेज हलचल, किकिंग करने लगा। बच्चे की इस अस्वाभाविक और तेज मूवमेंट से जूही दर्द और डर के मारे खड़ी हो गई। वह चिल्लाई, कौन है? कौन है यहां? सामने आओ। रौनक हैरान रह गया। क्या हुआ जूही? किसे आवाज दे रही हो? जूही हाँफते हुए बोली, अभी कोई यहां पर लोरी गा रहा था रौनक, उसे सुनकर हमारा बच्चा भी तेजी से किक कर रहा है। देखो। उसने रौनक का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा, मगर जैसे ही रौनक ने हाथ रखा, पेट बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं हो रही थी। रौनक ने चिढ़कर कहा, क्या यार तुम भी? रात का समय है, हमारा बच्चा सो रहा है, चलो तुम भी सो जाओ। वैसे आजकल कौन सी हॉरर वेब सीरीज देख रही हो तुम, जो यह सारी बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं? जूही की आंखों में आंसू आ गए। रौनक, क्या सच में तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं सच बोल रही हूं, मैंने उसका होना महसूस किया है। रौनक ने जूही की हालत देखकर उसे धीरे से गले लगा लिया और प्यार से बोला,
इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है जूही, तो तुम्हें किसकी आवाज आएगी? और अगर कोई लोरी गा रहा होता तो मुझे भी तो सुनाई देती ना। रौनक उसे संभालते हुए बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही उन्होंने बेडरूम का दरवाजा खोला, दोनों के होश उड़ गए। सामने बेड पर एक खौफनाक साया बैठा हुआ था, जो अपने हाथों में थामी गुड़िया को लोरी गाकर सुला रहा था। अब की बार वह साया रौनक को भी साफ दिख रहा था। रौनक डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह साया धीरे से मुड़ा और उनकी तरफ देखकर बेहद डरावनी हंसी हंसने लगा। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। यह कहते ही उस साये ने अपना हाथ हवा में लंबा किया और सीधा जूही के पेट पर रख दिया। हाथ लगते ही जूही दर्द से तड़प उठी। वह चिल्लाई, रौनक, रौनक बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, रौनक हेल्प मी। रौनक का दिमाग सन्न हो गया था। जूही की चीखें सुनकर उसने हिम्मत जुटाई और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और एक अदृश्य शॉक, झटके की वजह से दोनों पीछे की ओर जा गिरे। वह संभल पाते कि तभी वहीं खूंखार काली बिल्ली अचानक हवा से प्रकट हुई और सीधा रौनक के चेहरे पर कूद पड़ी। उसने अपने नुकीले नाखूनों से रौनक के चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। रौनक का चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बिल्ली को खुद से दूर फेंका और चीखा, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें परेशान कर रही हो? रौनक के इतना चीखते ही कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह काली बिल्ली हवा में उछली और फर्श पर गिरते ही एक विशाल धुंधले काले साए में तब्दील हो गई। वह साया धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा और पूरा कमरा उसकी गूंजती हुई भयानक हंसी से कांप उठा। लेकिन इस बार उस साए के हाथों में वह प्लास्टिक की गुड़िया नहीं थी। उसकी जगह एक मरा हुआ नवजात बच्चा था, जिसका शरीर पीला पड़ चुका था। उस मरे हुए बच्चे को देखते ही जूही के हलक से एक ऐसी भयानक और दर्दनाक चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई। वह डर, गहरे सदमे और पेट में उठ रहे असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखें पत्थरा गईं और वह अचेत होकर ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। अत्यधिक खौफ, मानसिक तनाव और उस अलौकिक शक्ति के जानलेवा हमले के कारण जूही का वहीं मिसकैरेज, गर्भपात हो गया। रौनक अपने चेहरे के खून और दर्द को भूलकर रोता हुआ जूही की तरफ भागा। जूही, आंखें खोलो जूही! लेकिन जैसे ही उसने जूही को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर हवा में तैरते हुए उस खौफनाक साए पर दोबारा पड़ी और डर के मारे रौनक का दिल हमेशा के लिए बैठ गया। अब उस साए की गोदी में वह मरा हुआ बच्चा गायब हो चुका था और उसकी जगह एक जीता जागता, रोता हुआ नवजात बच्चा आ चुका था। वह साया जूही के गर्भ से उसके अजन्मे बच्चे की आत्मा को हमेशा के लिए चुरा चुका था। वह रूह बच्चे को सीने से लगाए वहीं लोरी गाते हुए धीरे धीरे दीवार के आर पार गायब हो गई। अतीत का भयानक राज अगले दिन सुबह की रोशनी में वह फ्लैट किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश लग रहा था। जूही को शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसकी शारीरिक हालत तो संभल गई थी, लेकिन वह गहरे सदमे में थी और उसकी आंखें बस दीवार को टकटकी लगाए देख रही थीं। तभी बिल्डिंग का वही बूढ़ा गार्ड और सोसाइटी के कुछ लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। गार्ड के चेहरे पर गहरा पछतावा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रौनक के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो साहब, सब मेरी ही गलती है। जब मैंने कल गाड़ी से उतरते वक्त देखा कि मेम साहब मां बनने वाली हैं, तो भी मैंने लालच और नौकरी के डर से आपको उस फ्लैट में जाने दिया। मुझे आपको सीढ़ियों पर ही रोक लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दो साहब। रौनक ने अपने चेहरे की पट्टियों को छूते हुए गुस्से और बेहद टूटी हुई आवाज में पूछा, आखिर उस घर में जो हमारे साथ हुआ वह सब क्या था? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वह औरत, वह बिल्ली, वह साया और वह बच्चा कौन है? हमारे बच्चे का क्या कसूर था? गार्ड ने चारों तरफ देखा और दरवाजा बंद करते हुए फ्लैट नंबर 18 का वह खौफनाक राज खोला, जिसे सुनकर कमरे में सन्नाटा पसर गया। गार्ड ने सिसकते हुए बताया, साहब, करीब 3 साल पहले उस फ्लैट में कंपनी का एक सीनियर इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, पर उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती थी। इस गम में धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। वह 24 घंटे प्लास्टिक की एक गुड़िया को अपने सीने से लगाकर घूमती थी और उसे ही अपना असली बच्चा समझकर
दूध पिलाती, सुलाती थी। वह दिन रात बस यही लोरी गाती रहती थी। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। फिर डॉक्टरों की सलाह पर बच्चा पाने के लिए उन लोगों ने एक सरोगेट मदर, दूसरी महिला के गर्भ का सहारा लिया। सरोगेट मदर को उसी फ्लैट में रखा गया, लेकिन वह सरोगेट मदर बेहद लालची और चालाक निकली। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसने बच्चे के बहाने उस आदमी को अपने हुस्न और बातों के जाल में फंसा लिया। एक दिन उसने उस आदमी से साफ कह दिया, देखो, अगर तुम्हें यह बच्चा चाहिए तो अपनी इस पागल पत्नी को छोड़ो और मुझसे शादी करो, वरना मैं इस बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। गार्ड ने अपनी आंखें पोंछते हुए आगे कहा। अपने खून यानी उस बच्चे के प्यार में अंधा हो चुका वह पति सही गलत का होश खो बैठा। जब उसने सरोगेट मदर से पूछा कि वह अपनी पत्नी से पीछा कैसे छुड़ाए, तो उस बेरहम औरत ने कहा, तो खत्म कर दो अपनी पत्नी को और मुझे उसकी जगह दे दो। एक रात जब वह मासूम पत्नी अपनी उसी गुड़िया को गोदी में लेकर सो रही थी, उस कसाई पति ने पूरे बेडरूम में पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। लोगों को लगा कि वह एक शॉर्ट सर्किट का हादसा था, मगर हकीकत यह कत्ल था। मगर साहब, पाप का घड़ा एक दिन भरता है। उस हादसे के ठीक 2 दिन बाद वह सरोगेट मदर और वह आदमी उसी बच्चे को लेकर लिफ्ट से नीचे आ रहे थे कि अचानक लिफ्ट बंद हो गई। जब लिफ्ट को खोला गया तो अंदर उन दोनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं, मानो किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच डाला हो, और बच्चा गायब था। तब से उस तड़प कर मरी हुई पत्नी की रूह उसी फ्लैट नंबर 18 में भटक रही है। कल रात जब उसने मेम साहब को मां बनने की हालत में देखा, तो उसे अपनी वही पुरानी सौतन यानी उस सरोगेट मदर की याद आ गई और उसने अपनी ममता के पागलपन में आपका बच्चा छीन लिया। अंत इस खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद रौनक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने बच्चे को हमेशा के लिए खोने के बाद जूही के दिमाग का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह अब इंसानों को देखकर डरती थी और अक्सर खाली हाथों को हिलाकर किसी अदृश्य बच्चे को चुप कराने का नाटक करती थी। रौनक अपनी हंसती खेलती पत्नी की यह हालत बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह नौकरी छोड़कर उस मनहूस शहर और उस खौफनाक फ्लैट से बहुत दूर जूही को लेकर एक अनजान गांव में चला गया, जहां कोई उन्हें न जानता हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी उस वीरान और सील पड़े फ्लैट नंबर 18 के पास से गुजरने वाले किराएदारों को देर रात सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद दर्दनाक और डरावनी लोरी सुनाई देती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, संभल कर रहिएगा। कहीं आप भी तो किसी अनजान शहर की पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 18 में रहने नहीं जा रहे हैं।